नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं एजुकेशनल मैनेजमेंट को लेकर के, अर्थात शैक्षणिक प्रबंधन या शैक्षिक प्रबंधन। हम इसके तमाम चीज़ों को देखेंगे जिसके कि अर्थों को, परिभाषाओं को और सिद्धांतों को हम सभी पक्षों को यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। चूँकि नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ से महत्वपूर्ण और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए हमको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद शैक्षिक जो मैनेजमेंट है अर्थात जो प्रबंधन है उसके तमाम पक्षों को आप निश्चित रूप से जान जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। अब हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम शैक्षिक प्रबंधन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक क्या मिलता है, तो एक एजुकेशनल, एक मैनेजमेंट, अर्थात एक एजुकेशन अर्थात शिक्षा, एक मिलता है शिक्षा और दूसरा मिलता है प्रबंधन या प्रबंध। ये दोनों पक्ष मिलकर के शैक्षिक प्रबंध हुए हैं। अब हम अगर देखेंगे तो शिक्षा, हम सभी लोग चूंकि शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को देखते हैं तो मुझे लगता है शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शैक्षिक से मतलब है यहाँ पर किससे? शैक्षिक से। शैक्षिक से मतलब है शिक्षा से जुड़ा हुआ या शिक्षा से संबंधित। और प्रबंधन का अर्थ होता है किसी भी संस्थाओं में जो चलाने वाली, अर्थात जो किसी भी संस्थाओं की गतिविधियों को चलाने के लिए जो मानवीय प्रयास होते हैं। क्या होते हैं? मानवीय प्रयास। जो मानवीय प्रयास होते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है? संसाधन होता है। तो मानवीय प्रयास और संसाधन ये दोनों जब अपने आप में जुड़ जाते हैं तो एक कार्यात्मक क्या होता है? कार्यात्मक या हम इसको कहते हैं सफलता। अर्थात जब भी किसी भी संस्था में जब मानवीय प्रयास और संसाधन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, सम्मिलित प्रयास जब दोनों का होता है, तब वो जो भी लक्ष्य रखा जाता है संस्था के द्वारा, जो भी उद्देश्य रखे जाते हैं संस्था के लिए, उन तमाम चीज़ों में हमें कार्यान्वयन देखने को मिलता है और कार्यान्वयन के बाद हमें वहाँ पर सफलता देखने को मिलती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी किसी भी संस्था को चलाने के लिए मानवीय प्रयास, अर्थात मानवीय प्रयास इन द सेंस क्या, तो मानवीय प्रयास से यहाँ पर मतलब है कि वो वैयक्तिक प्रयास भी हो और सामूहिक प्रयास भी हो, अर्थात दोनों प्रकार के प्रयास। ऐसा नहीं है कि केवल वैयक्तिक प्रयास, केवल सामूहिक प्रयास, दोनों ही, अर्थात वैयक्तिक और सामूहिक दोनों ही प्रयास के द्वारा जब किसी भी संसाधन, अर्थात जो हमारी संस्था में संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों को उस संसाधनों का उपयोग करते हुए जब हम कार्यात्मकता को, कार्यान्वयन को क्या करते हैं, क्रिया रूप देते हैं, तो निश्चित ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। तो इन प्रबंध में, ये जो प्रबंध हैं उसमें कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। होता है क्या? नियोजन होता है। नियोजन के बाद क्या होता है? संगठन होता है। निर्देशन होता है और नियंत्रण होता है। अब यहाँ पर देखिए, मुख्य तौर पर जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि वो सामूहिक प्रयास और वैयक्तिक दोनों ही प्रयास के द्वारा हम क्या करते हैं, संसाधनों का, वहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन संसाधनों को उपलब्ध करते हुए, अर्थात उन संसाधनों का उपयोग करते हुए जब हम कार्यान्वयन करते हैं, क्रिया करते हैं उस प्रकार की, अर्थात किससे संबंधित, जो हमने उद्देश्य बनाए हैं, जो हमने लक्ष्य बनाए हैं
संस्था के विकास के लिए, तो हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। उसी को मुख्य तौर पर प्रबंधन कहते हैं। अब हमें इसमें अगर देखने को मिलता है तो इसमें नियोजन देखने को मिलता है, संगठन देखने को मिलता है, निर्देशन और नियंत्रण, ये बहुत मायने रखता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जब शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा से संबंधित जो मानवीय प्रयास होते हैं और संसाधन होते हैं, उनका उपयोग करते हुए जब हम शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए तत्पर होने को करते हैं या उस प्रकार की क्रिया करते हैं, हम उसके क्या कहते हैं? शैक्षिक मैनेजमेंट या शैक्षिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जब हम अब यहाँ पर अर्थ हमने देख लिया कि प्रबंधन के अर्थ क्या हैं, अब हम कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर देखेंगे। तो परिभाषाओं की बात करेंगे, तो जब हम परिभाषाओं को देखेंगे तो इसमें कुछ चेहरे जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं, खास करके इस प्रबंधन के लिए। उसमें एक सबसे पहला नाम आता है जे.बी. सीयर्स। जे.बी. सीयर्स। अब जे.बी. सीयर्स ये कहते हैं कि ऐसे प्रबंधन अर्थात ऐसी क्रियाएं जिसमें कि हम जो भी उद्देश्य पाल रखे हैं किसी भी संस्था के लिए, जब शैक्षिक प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा से संबंधित जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी लक्ष्य है, उन उद्देश्यों या लक्ष्यों की परिपूर्ति के लिए जब हम क्या करते हैं कि सफलतापूर्वक व्यावहारिकता में उतारते हैं, उस क्रिया को हम व्यावहारिकता में उतारते हैं। कब? सफलतापूर्वक हम क्रिया को व्यावहारिकता में उतार लेते हैं, तो उसी को ये जे.बी. सीयर्स क्या कहे हैं? तो शैक्षिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। अब लूथर की एक परिभाषा निश्चित रूप से ही हमें देखने को मिलता है। तो इसमें लूथर गुलिक का नाम आता है। लूथर गुलिक ने कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन एक प्रकार की सत्ता है या औपचारिक एक ढांचा है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो शिक्षा से संबंधित जो भी हमने उद्देश्य पाल रखा है, जो भी हमने उद्देश्य बनाया है, जो भी हमने लक्ष्य बनाया है, उसकी परिपूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? उसको विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, फिर परिभाषित करते हैं और नियोजित करते हैं और समन्वित करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि लूथर गुलिक के परिभाषा दी जाती है कि इन्होंने क्या कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन एक सत्ता है, एक औपचारिक सत्ता है जिसको हम क्या करते हैं, तो जो भी हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य के अनुकूल, उस उद्देश्य के अनुकूल हम उसको क्रमबद्ध चरणों में हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध चरणों में हम उसको विभाजित करते हैं, हम उसको परिभाषित करते हैं, हम उसको नियोजित करते हैं और हम उसको समन्वित रूप प्रदान करने में समर्थ होते हैं। उसी को लूथर गुलिक के द्वारा क्या कहा गया है? शैक्षिक प्रबंधन कहा गया है। अब हम इसके तमाम सिद्धांत जो दिए गए हैं, इन सिद्धांतों को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो अब हम शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों को देख लेते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत जो होते हैं उसमें सिद्धांत लिख देते हैं। सिद्धांत। अब सिद्धांत में सबसे पहला आता है कार्य विभाजन। क्या आ जाता है? कार्य विभाजन। अब कार्य विभाजन। दूसरा आ जाता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। फिर तीसरा आ जाता है नियोजन का सिद्धांत। चौथा है समानता के व्यवहार का सिद्धांत। पांचवा है केंद्रीकरण का सिद्धांत। और छठा है
व्यवस्था का सिद्धांत। अब यहाँ देखिए, ये जो सिद्धांत हैं अर्थात शैक्षिक मैनेजमेंट जो है, शैक्षिक प्रबंधन जो है, उसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग ही ये कार्य करता है। अब यहाँ पर सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला आता है कार्य का विभाजन। अब कार्य का विभाजन अर्थात मान लीजिए कि कार्य का विभाजन निश्चित तौर पर, अब मान लीजिए कि कोई भी संस्था है ABCD, अब ये ए संस्था है। अब ए संस्था को चलाने के लिए बहुत सारे कार्यों का विभाजन करना होता है। मान लीजिए कि अगर शैक्षिक संस्था है, ये अगर विद्यालय है, तो विद्यालय में चपरासी भी होते हैं, विद्यालय में शिक्षक भी होते हैं, विद्यालय में विद्यालय में प्रिंसिपल भी होते हैं, विद्यालय में प्यून भी होते हैं, विद्यालय में क्लर्क भी होते हैं, अर्थात बहुत सारे अलग अलग लोगों का माली भी होता है। सबके अलग अलग कार्य रूप होते हैं। तो जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कार्य का विभाजन कौन किस प्रकार के कार्य को करेगा, तो चपरासी अगर चला गया पढ़ाने के लिए और क्लर्क अगर चला गया पानी पिलाने के लिए, तो वो जैसा कार्य हो वो भगवान ही मालिक है। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो कार्य का विभाजन होता है कि समुचित कार्य कौन क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य का विभाजन देना होता है, उसका उत्तरदायित्व भी उसके साथ देना होता है। तो कार्य का विभाजन, फिर अधिकार एवं उत्तरदायित्व, इसके साथ ही ये बटा हुआ होता है। जब हम कार्य का विभाजन करते हैं तो उसके साथ साथ हम उसको कुछ अधिकार भी प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर शिक्षक को हमने शिक्षक का कार्यभार दिया है, तो वहाँ पर अगर छोटी छोटी चीज़ें जो क्लास में होती हैं उसमें हस्तक्षेप भी शिक्षक को हम उत्तरदायित्व और कर्तव्य भी देते हैं कि हम उस कक्षा को जिसका हमने उनको डिप्यूट किया है कि उस कक्षा का उनको सब कुछ बना दिया है एक प्रकार से। तो अब उस कक्षा को आगे कैसे उठाया जाए, इसका उत्तरदायित्व भी किसको दिया जाएगा? उस शिक्षक को दिया जाएगा। उस प्रकार के अधिकार भी उनको दिए जाएंगे। अर्थात जिस प्रकार का हम कार्य विभाजन देते हैं उसके साथ साथ हमें ये कर्तव्य भी बनता है कि हम उसके उत्तरदायित्व को भी उनको बता दें कि आपका उत्तरदायित्व क्या है, आपके अधिकार क्षेत्र क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम बताएं। फिर नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि जो मान लीजिए कि नियोजन के सिद्धांत में कि श्रेष्ठतम क्या हो सकता है, कि हम उसके नियोजन के पक्षों को, अर्थात जो हम जुड़ाव के पक्ष रखते हैं, अर्थात कोई भी जो चीज़ें होती हैं उसको हम नियोजित सुदृढ़ीकरण किस प्रकार से करें किसी भी चीज़ों को। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अगर मान लीजिए कि पाठ्य योजना अगर बनाए हैं तो पाठ्य योजना को हम क्रमबद्ध बनाएंगे ना भैया। अगर क्रमबद्ध नहीं बनाएंगे तो क्या वो नियोजित हो पाएगा, सुनियोजित हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। अगर हम गृह कार्य पहले दे दें और जो मान लीजिए कि जो हमें प्रस्तावना करनी है वो हम अगर बाद में कर दें, तो क्या ये संभव है? ये अच्छा रहेगा? तो हमें किसी भी कार्य का नियोजन करते वक्त हमें उसका एक क्रमबद्ध रूप हमें तैयार करना होता है और उस क्रमबद्ध रूप को सजाने के बाद हमें उस पर ही चलना और ढलना होता है, जिसके कारण से हम अपने शैक्षिक दायित्व को आगे बढ़ा सकें। फिर आ जाता है क्या कि समानता के व्यवहार का सिद्धांत। अब मान लीजिए कि जो भी प्रबंधक कारिणी सदस्य में है, जो भी मान लीजिए कि सपोज वहाँ पर प्रिंसिपल है, इस संस्था में वो प्रिंसिपल है, वो प्रबंधन सबसे बड़ा प्रबंधन है, वहाँ पर सबसे बड़ा मैनेजमेंट वहाँ पर वो है। तो अब हमें ये देखना होता है एक मैनेजमेंट के नाते कि हमें सभी जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो नाइट गार्ड हो या कोई भी हो या माली हो, सबके साथ हमें समानता का व्यवहार, अर्थात हमें निष्पक्ष व्यवहार का चयन करना है। किसी को भी ऐसा ना लगे कि सर जी फलाने का फेवर करते हैं और फलाने को एकदम से उसको क्या करते हैं, शोषण करते रहते हैं। इस प्रकार के जब भी हम व्यवहार करेंगे तो हमारी जो संस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी, क्योंकि वहाँ के जो कार्यकर्मी होंगे या कर्मी होंगे वो उनमें एक प्रकार से अविश्वास फैल जाएगा कि नहीं, मेरा फेवर नहीं ले रहे हैं, फलाने का फेवर ले रहे हैं, और उसमें एक प्रकार से डर और का माहौल हो जाएगा और वो समुचित व्यवहार जो करना चाहिए, जो कार्यान्वयन उसके द्वारा किया जाना चाहिए, वो संभव नहीं होगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो निश्चित ही
जो संस्था का परफॉर्मेंस है वो नीचे जाएगा। फिर इसके अलावा केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि अगर हमें मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के पास एक सुरक्षित अधिकार भी होने चाहिए कि भैया वो समय पर उस प्रकार के जो कुछ सत्ता या कुछ अधिकार है उनके पास वो सुरक्षित होना चाहिए, जिसका वो अगर समय पड़े तो उसका वो प्रयोग कर पाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि इतना आप अधिकार किसी सत्ता में बैठे पहले व्यक्ति को दे दें कि वो उसका दुरुपयोग करने लगे, हिटलर शाही करने लगे, एक प्रकार से वो अगर अपने आप में संपूर्ण रूप से कि मैं जो कहूँगा वही होगा, इस प्रकार का नहीं, बल्कि कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए जो कि किसी न किसी व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने में वो मददगार साबित हो। अब इसके अलावा व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें जिस व्यवस्था के तहत रखी जानी है उस व्यवस्था को उस प्रकार से चलाया जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर विद्यालय है, विद्यालय में बहुत सारे पंजी होते हैं, अभिलेख होते हैं। अब एक अभिलेख जो छात्र से संबंधित है, अब छात्र से संबंधित अभिलेख को हम लाइब्रेरी में कहीं मिला करके रख दें, या लाइब्रेरी के जो कुछ कागजात हैं वो हम यहाँ पर रख दें, या वो चीज़ वहाँ पर, वो चीज़ वहाँ पर, तो समय पर जब हमें खोजने का अवसर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, तो उन चीज़ों को सही ढंग से नहीं खोज पाएंगे और व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। तो व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए वो क्रमबद्धता इसमें भी आती है, फिर रख रखाव की व्यवस्था आती हैं, फिर किस प्रकार की हमें शैली को अपनाना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं तो व्यवस्था के सिद्धांत। तो मुझे लगता है कि ये जो शैक्षिक प्रबंधन है इसको आप बहुत ही आसान भाषा में समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।